नमस्कार और स्वागत है। आज हम कैन फिन होम्स लिमिटेड की तीसरी तिमाही यानी Q3 FY26 की अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल के ट्रांसक्रिप्ट पर बात करने वाले हैं। और देखिए, इन दस्तावेजों में जो आंकड़े होते हैं उनके पीछे असल कहानी छिपी होती है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कॉल से वो बातें निकालें जो एक निवेशक के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। मतलब कंपनी का प्रदर्शन असल में कैसा रहा है, चुनौतियां क्या हैं और आगे की रणनीति क्या दिख रही है। और देखिए, एक नंबर तो है जो पहली नजर में ही सबका ध्यान खींचता है। कंपनी ने इस तिमाही में 2,727 करोड़ का लोन बांटा है। ये उनके इतिहास में किसी भी तिमाही से ज्यादा है। तो क्या ये वाकई उतनी बड़ी खबर है जितनी लग रही है? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़े हैं ये तो कमाल के लग रहे हैं। 2,727 करोड़, पिछले साल की इसी तिमाही से 45% ज्यादा। कोई भी निवेशक ये देखेगा तो यही सोचेगा कि कंपनी तो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM ग्रोथ भी साल के लिए लगभग 10% पहुंच गई है। ये कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल, हेडलाइन तो यही कहती है। और 45% की ग्रोथ सुनने में बहुत ही जबरदस्त लगती है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, यहाँ कहानी में एक पेच है। अच्छा। एक निवेशक को हमेशा बेस इफेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। हुआ ये था कि पिछले साल इसी तिमाही में कर्नाटक में ई खाता नियमों को लेकर कुछ उलझन थी। अच्छा। और उसकी वजह से कंपनी का प्रदर्शन काफी दब गया था। तो एक कमजोर तिमाही के ऊपर ये जो 45% की ग्रोथ है वो उतनी चमत्कारी नहीं है जितनी दिख रही है। अच्छा, तो ये मतलब सारा खेल बस एक कमजोर बेस का है? क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी ने असल में कोई तरक्की नहीं की है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर हम सिर्फ बेस इफेक्ट पर रुक जाएं तो हम भी आधी कहानी ही समझेंगे। यहाँ जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो है पिछली तिमाही यानी Q2 के मुकाबले प्रदर्शन। ओके। Q2 से Q3 में भी डिसबर्समेंट 7% बढ़ा है, जो एक बहुत मजबूत संकेत है। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगी वो है कंपनी का इस साल का पैटर्न। ये Q1, Q2 और अब Q3, कंपनी ने लगातार 3 तिमाहियों में अपने इतिहास का सबसे बड़ा डिसबर्समेंट किया है। ये एक हैट्रिक जैसा है। ये दिखाता है कि कंपनी के पास एक मोमेंटम है, वो सिर्फ एक तिमाही का कमाल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई, मोमेंटम तो है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और सवाल आता है, अगर कंपनी इतनी तेजी से लोन बांट रही है तो उसकी जो कुल लोन बुक है यानी AUM वो उतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ रही? मतलब 10% की AUM ग्रोथ 45% की डिसबर्समेंट ग्रोथ के सामने तो कुछ भी नहीं लगती। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाल्टी में पानी जितनी तेजी से भरा जा रहा है उतनी ही तेजी से निकल भी रहा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस पूरी अर्निंग्स कॉल का सबसे बड़ा कह सकते हैं रहस्य है। बाल्टी में वाकई एक बड़ा छेद है और उस छेद का नाम है प्रीपेमेंट्स। प्रीपेमेंट्स? जी, Q3 में 1691 करोड़ के लोन या तो समय से पहले चुका दिए गए या बंद हो गए। मैनेजमेंट ने खुद माना है कि सिर्फ प्रीपेमेंट्स की वजह से उनकी AUM ग्रोथ पर पिछली 2 तिमाहियों में लगभग 400 करोड़ का असर पड़ा है। 1691 करोड़? ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। मतलब ग्राहक लोन ले तो रहे हैं पर वो टिक नहीं रहे। पर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या सर्विस में कोई दिक्कत है? इसकी जड़ कंपनी की एक कह सकते हैं पुरानी पॉलिसी में है। उनके लगभग 54% लोन एनुअल रीसेट क्लॉज पर है। एनुअल रीसेट? जी, इसे आसान भाषा में समझें तो जब रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटाता है तो इन ग्राहकों को उसका फायदा तुरंत नहीं मिलता। उन्हें अपनी लोन की सालगिरह का इंतजार करना पड़ता है, जो साल में एक बार आती है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि उनके आधे से ज्यादा ग्राहकों को ब्याज दर घटने का फायदा तुरंत नहीं मिलता? आज के जमाने में ये तो अपने ग्राहकों को दूसरी कंपनियों की झोली में डालने जैसा हुआ। कोई भी ग्राहक इतना इंतजार क्यों करेगा जब दूसरा बैंक उसे आज ही कम ब्याज दर ऑफर कर रहा हो? बिल्कुल, और यही हो रहा है। प्रतियोगी बैंक और जो दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं वो इसी का फायदा उठा रही हैं। वो कैनफिन के ग्राहकों को बेहतर डील ऑफर करके अपने पास खींच रही हैं। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो महंगी सीख है। अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट इस समस्या को लेकर जागा है। वे अब आक्रामक तरीके से ज्यादातर लोन्स को एनुअल रीसेट से क्वार्टरली रीसेट में बदलने पर काम कर रहे हैं। तो एक निवेशक के लिए ये ट्रैक करना बहुत जरूरी होगा कि बदलाव कितनी तेजी से होता है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ सीधे सीधे इसी पर टिकी है। ठीक है, तो ये प्रीपेमेंट वाली चुनौती तो काफी गंभीर है। लेकिन चलिए अब कुछ अच्छी खबरों पर भी नजर डालते हैं। किसी भी लेंडिंग कंपनी के लिए उसकी एसेट क्वालिटी वो सबसे अहम होती है और इस मोर्चे पर ऐसा लगता है कि कंपनी ने काफी अच्छा काम किया है। आंकड़ों के मुताबिक ये लगातार चौथी तिमाही है जब डिलिंक्वेंसी यानी लोन चुकाने में देरी के मामलों में सुधार हुआ है।
और जो तेलंगाना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए सिरदर्द बना हुआ था, वहाँ भी 6-7 तिमाहियों के बाद पहली बार डिलिंक्वेंसी में कमी आई है। ये तो बड़ी राहत की बात होनी चाहिए। ये सिर्फ राहत की बात नहीं है, ये मैनेजमेंट की काबिलियत का सबूत है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि कंपनी अपने जोखिमों का प्रबंधन करने में माहिर है। अच्छा, तेलंगाना जैसे तनावग्रस्त बाजार में रिकवरी करना बताता है कि उनकी जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत है और उनकी कलेक्शन प्रक्रिया काम कर रही है। जब चारों तरफ प्री पेमेंट की आग लगी हो, तब अपनी एसेट क्वालिटी को बचाए रखना और सुधारना ये काफी सराहनीय है। तो क्या हम ये मान सके हैं कि एसेट क्वालिटी को लेकर जो चिंताएं थी वे अब खत्म हो गई हैं? एक निवेशक के लिए इसका भविष्य में क्या मतलब है? देखिए, चिंताएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन वो काफी कम हो गई हैं। इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर दिखेगा। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि Q4 में उन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA के लिए कोई अतिरिक्त पैसा अलग नहीं रखना पड़ेगा। ओके। बल्कि क्योंकि NPA कम हो रहे हैं, तो हो सकता है कि पहले से अलग रखा गया कुछ पैसा वापस प्रॉफिट में जुड़ जाए, जिसे हम प्रोविजन रिवर्सल कहते हैं। निवेशकों के लिए इसका मतलब है कि आने वाली तिमाही में मुनाफे में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। एसेट क्वालिटी में सुधार से तो कंपनी की बुनियाद मजबूत दिखती है, लेकिन क्या इसका असर सीधे मुनाफे पर भी दिख रहा है? मैंने जब इनके मार्जिन के आंकड़े देखे तो वहां भी एक उछाल नजर आया। Q3 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम बढ़कर 4.14% हो गया, जो पिछली तिमाही में 4.02% था। ये तो बहुत अच्छा उछाल है। क्या कंपनी ने कोई जादू कर दिया? जादू नहीं, बस टाइमिंग का खेल है। ये जो मार्जिन में उछाल दिख रहा है, वो एक अस्थायी वजह से है। अस्थायी? जी, हुआ ये कि कंपनी जहां से उधार लेती है, वहां ब्याज दरें जल्दी घट गई, लेकिन उसने अपने ग्राहकों को घटी हुई दरों का फायदा थोड़ा देर से, यानी 1 दिसंबर से देना शुरू किया। तो इस बीच के जो कुछ हफ्ते थे, कंपनी ने दोनों तरफ से कमाया। ये उसी का असर है। अच्छा, तो ये बढ़ा हुआ मार्जिन टिकाऊ नहीं है? एक निवेशक को आगे के लिए क्या उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल सही, ये टिकाऊ नहीं है और मैनेजमेंट ने इस बारे में पूरी पारदर्शिता रखी है, जो एक अच्छी बात है। उन्होंने साफ कहा है कि आगे चलकर NIM लगभग 3.75% से 3.80% के बीच और स्प्रेड 2.75% से 2.80% के बीच स्थिर हो जाएगा। और एक निवेशक के लिए ये स्थिरता ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि कंपनी को अपने मार्जिन पर भरोसा है और वो एक हेल्दी लेवल पर मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रही है, जो किसी भी अस्थिर उछाल से बेहतर है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रदर्शन, चुनौतियां और मुनाफे की बात कर ली। अब भविष्य की ओर देखते हैं। कंपनी की आगे की रणनीति क्या है? मुझे ट्रांसक्रिप्ट में कुछ बड़े बदलावों के संकेत मिले हैं। एक तो ये कि वे पूरे साल के लिए 10,500 करोड़ रुपए के डिसबर्समेंट के लक्ष्य पर कायम है और अगले साल यानी FY27 के लिए 15% की AUM ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन मुझे जो एक और बदलाव नजर आया वो है उनके ग्राहक प्रोफाइल में। ऐसा लग रहा है कि कंपनी जानबूझकर नौकरी पेशा लोगों से ज्यादा अपना धंधा करने वाले लोगों को लोन दे रही है, जिसे वो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल या सेंट कहते हैं। इनका हिस्सा 27% से बढ़कर 31% हो गया है और लक्ष्य 35% का है। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये कंपनी की यूं समझिए दो-धारी तलवार पर चलने जैसी रणनीति है। एक तरफ से S&P ग्राहकों को लोन देने से कंपनी की कमाई यानी यील्ड बढ़ती है, क्योंकि इन लोन्स पर ब्याज दरें नौकरी पेशा लोगों के लोन से ज्यादा होती हैं। इससे ग्रोथ को रफ्तार मिलती है। जाहिर है इसमें जोखिम भी ज्यादा होगा। बिल्कुल। दूसरी धार है NPA का बढ़ा हुआ जोखिम। सोर्स के मुताबिक S&P सेगमेंट का NPA 1.5% से 1.7% के बीच है, जबकि नौकरी पेशा ग्राहकों का सिर्फ 0.5% से 0.6% है। तो यहाँ कंपनी ज्यादा मुनाफे के लिए ज्यादा जोखिम ले रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये जोखिम लेना जरूरी है? कंपनी हमेशा अपनी बेहतरीन एसेट क्वालिटी के लिए जानी जाती रही है। क्या वे अपनी मुख्य ताकत को ही दांव पर नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ 15% ग्रोथ के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा मैंने एक बड़े IT अपग्रेड के बारे में भी पढ़ा, जिसमें कुछ देरी हो रही है। उसका क्या असर पड़ सकता है? हाँ, कंपनी एक नए लोन ओरिजिनेशन सिस्टम, लोन मैनेजमेंट सिस्टम LMS पर काम कर रही है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए टायर बदलने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा।
कुछ समय के लिए रफ्तार धीमी करनी ही पड़ेगी, पर एक बार नया टायर लग गया तो सफर ज्यादा सुरक्षित और तेज हो जाएगा। इस आईटी अपग्रेड में कुछ देरी हुई है और इसे अगले साल की पहली तिमाही में लागू किया जा सकता है। जब ये लागू होगा तो कुछ दिनों के लिए कामकाज पर असर पड़ सकता है, जिससे मैनेजमेंट का अनुमान है कि लगभग 250 से 300 करोड़ का बिजनेस प्रभावित होगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म पेन है लॉन्ग टर्म गेन के लिए। बिल्कुल। लंबी अवधि में इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी, काम करने की रफ्तार और सुरक्षा में बहुत बड़ा सुधार आएगा। इसके साथ ही कंपनी अगले 2 सालों में 50 नई शाखाएं खोलने की भी योजना बना रही है, जिससे कुल शाखाएं 300 हो जाएंगी। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, सेन पर फोकस, आईटी अपग्रेड और नई शाखाएं, तो साफ दिखता है कि कंपनी ग्रोथ के अगले चरण के लिए खुद को तैयार कर रही है। कैनफिन होम्स हैं जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है, डिसबर्समेंट के नए कीर्तिमान बना रही है और अपनी मजबूत एसेट क्वालिटी को और बेहतर कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ उसके ग्राहक तेजी से उसे छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उसकी ब्याज दर रीसेट पॉलिसी पुरानी पड़ चुकी है और ग्रोथ की तलाश में वो एक ऐसे सेगमेंट यानी एसएनएमपी में जा रही है जहां जोखिम ज्यादा है। ये एक कह सकते हैं मिलीजुली तस्वीर है। एकदम सही कहा आपने। कंपनी एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। सबसे बड़ी और तत्काल चुनौती तो प्रीपेमेंट्स को रोकना ही है, जिसके लिए उन्हें अपनी एनुअल रीसेट वाली पॉलिसी को जल्द से जल्द बदलना होगा। ये उनके लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। और साथ ही एसएनएमपी सेगमेंट में विस्तार करते समय अपनी एसेट क्वालिटी की विरासत को कैसे बनाए रखना है, ये उनकी दूसरी बड़ी परीक्षा होगी। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं। कैनफिन होम्स अपनी ग्रोथ को तेज करने के लिए एक सोचा समझा जोखिम ले रही है। वो ज्यादा मुनाफे वाले लेकिन ज्यादा जोखिम भरे बाजार में उतर रही है। एक निवेशक के तौर पर सोचने वाली बात यह है कि क्या कंपनी अपनी ग्रोथ की इस चाहत और अपनी दशकों पुरानी बेहतरीन एसेट क्वालिटी की पहचान के बीच सही संतुलन बना पाएगी, क्योंकि इसी संतुलन पर उसकी भविष्य की सफलता का पूरा दारोमदार टिका होगा।